एक राजा के राज्य में एक डाकू लोगों को लूटता रहता था। राजा ने उस डाकू को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह किसी भी तरह काबू में नहीं आया। वह इतना बिगड़ चुका था कि वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। राजा का एक अधिकारी अपनी पत्नी समेत छुट्टी बिताने के लिए एक दिन अपने घर जा रहा था। रास्ते में उस डाकू ने उन्हें घेर लिया। उसने अधिकारी और उसकी पत्नी दोनों को बांध लिया और जो भी पास में था सब लूट लिया। अधिकारी की सुंदर पत्नी पर डाकू का मन डोल गया और उसने उसके साथ बदसलूकी करके दोनों को छोड़ दिया। अधिकारी और उसकी पत्नी दोनों अपने घर आ गए। समय बीतने पर उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया। उसके बारे में स्त्री और अधिकारी को पता था कि वह डाकू के बीच से है। वे उस नवजात बालक को राजा के महल के नीचे छोड़ आए। सुबह सुबह राजा महल में सैर कर रहा था जब उसकी नजर नीचे पड़ी। एक नवजात लावारिस लड़के को लोगों की भीड़ ने घेरा हुआ था। कोई कह रहा था कि यह फलाने की करतूत है, कोई कह रहा था कि यह उसकी नहीं बल्कि किसी और की है। राजा ने सारी बात दरियाफ्त की तो चांद जैसा सुंदर बालक देखकर उसे अपने पास मंगवा लिया। उधर राजा की एक ही बेटी थी। गद्दी का वारिस लड़का कोई नहीं था। राजा का मन उस सुंदर मासूम बच्चे को देखकर पसीज गया। उसने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर मेरे राजकुमार की तरह पाला पोसा जाए। साथ ही उसने यह ऐलान कर दिया कि मेरे बाद गद्दी का मालिक भी यही बनेगा। राजा का हुक्म पाकर उस बालक को महल में लाया गया और उसके लिए खास इंतजाम किए गए। समय बीतने पर वह राजकुमारों वाली शान शौकत से बाहर भीतर आने जाने लगा। अब वह जवान हो चुका था। समय बीतने पर राजा की बेटी भी जवान हो गई। 16 साल की उम्र होने पर उसने अपनी बेटी की शादी किसी राजा के बेटे से कर दी। अपनी बेटी की शादी में उसने जो दहेज दिया उसमें एक ऐसा हीरा भी था जिसे पूरे राज्य की शान माना जाता था। दहेज में हीरा देने की खबर उस लड़के को भी किसी न किसी तरीके से पहुंच गई। वह जहां राज्य को अपना समझता था वहीं हीरे को भी अपनी ही संपत्ति मानता था। उसने रात को किसी तरीके से वह हीरा चुरा लिया और दिन निकलने से पहले राजा के नगर को छोड़कर जंगल में चला गया। सुबह हुई तो पता चला न तो शहजादा है और न ही हीरा। राजा को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से भड़क गया। वह समझ गया था कि हीरा शहजादा ही चोरी करके ले गया है। राजा ने उसके पीछे सेना भेजी और खुद भी सेना की एक टुकड़ी लेकर उसका पीछा किया, पर वह लड़का किसी भी तरीके से हाथ नहीं आया। शाम तक चलते चलते राजा थक गया और एक पेड़ की छांव में लेटकर आराम करने लगा। उधर शहजादा भी घोड़ा दौड़ाता हुआ आ गया। राजा के पास आकर उसने अपना घोड़ा बांध दिया। राजा ने देख लिया कि यह वही हीरे का चोर है और लड़के को भी पता चल गया कि हीरे के कारण ही राजा उसका पीछा कर रहा है। दोनों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो गई। राजा बूढ़ा था, लड़का जवान। लड़के ने राजा को मार डाला। जंगल में घूमते सिपाही राजा की लाश शहर ले आए। अब वह लड़का दोहरा दोषी बन गया। एक हीरे का चोर, दूसरा राजा का हत्यारा। सेना उसका पीछा करने लगी। वह डरता हुआ और आगे जंगल की ओर चला गया। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वह हीरे को ना रख सकता था, ना ही बेच सकता था, ना ही उसके बारे में किसी को कुछ बता सकता था, क्योंकि अगर किसी को कुछ बताता तो अगले को तुरंत पता चल जाता कि यह वही हीरा है और यह वही कृतघ्न और हत्यारा लड़का है जिसने राजा को मारा और उसका हीरा चुराया, जबकि राजा ने उसे लावारिस उठाकर पाला पोसा और शहजादा बनाया था। तंग आकर लड़के ने डाके डालने शुरू कर दिए। आखिर वह जिस बीज से था उसी प्रकार के काम उसके कर्मों से उभर आए। एक राजा अपने वजीरों के साथ खाली समय में बातें कर रहा था। बातों के दौरान सच और झूठ के बारे में चर्चा छिड़ गई। एक समझदार वजीर ने कहा, आंखों से देखी गई बात भी कई बार झूठी हो जाती है और कई बार झूठ सच से भी बेहतर होता है। असल बात उनका निर्णय करना है। बादशाह ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि झूठ सच से बेहतर हो और आंखों से देखा हुआ सच झूठा हो जाए? समझदार वजीर ने बताया कि अगर कोई गाय या गरीब अत्याचारियों से बचने के लिए रास्ते के एक तरफ छुपा हो और उसे खोजने वाले आ रहे हों, कसाई पूछें कि गाय कहाँ है और लुटेरे गरीब के बारे में पता करना चाहें, अगर उन्हें सच सच बता दिया जाए तो झूठ से ज्यादा सच कितना बुरा साबित होगा। झूठ बोलकर उन बेसहारों की जान बचाई जा सकती है।
सच बोलने पर वे मौत के मुंह में धकेले जा सकते हैं। राजा ने कहा, यह बात मानने वाली है कि कई बार झूठ सच से बेहतर होता है, लेकिन आंखों देखा सच झूठ कैसे बन सकता है। इस पर वजीर ने एक राजा की कहानी सुनाई। किसी बादशाह का पलंग बिछाने वाला एक नौकर था। बदकिस्मती से वह रोज डांट खाता था। एक दिन उसने बहुत मन से पलंग बिछाया। सुंदर बिछाने के बाद उसने सोचा, रोज डांट पड़ती रहती है, आज पलंग बहुत अच्छा बिछा है, क्यों ना मैं इस पर लेटकर देख लूं, अगर इसमें कोई कमी हुई तो पता लग जाएगा। उस बेचारे को ऐसा बिछौना कभी सपने में भी नसीब नहीं हुआ था। दिन भर का थका हारा था। गुदगुदे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। बादशाह बाहर से रात को आया करता था। बेगम साहिबा को नींद आने लगी तो उसने सोने वाले कमरे में देखा कि पलंग पर कोई सो रहा था। बेगम ने समझा कि बादशाह ही हो सकता है। बादशाह के बिना उसके पलंग पर सोने की क्या मजाल थी। एक तरफ नौकर और एक तरफ रानी सो रही थी। बादशाह जब बाहर से आया तो उसने देखा कि रानी के साथ दूसरा कोई सो रहा है। राजा को कपड़ों समेत ही आग लग गई। उसने उसी वक्त दोनों को मारना चाहा। उसने तलवार खींचकर वार करने के लिए हाथ उठाई ही थी कि उसके एक समझदार सेवक ने पकड़ लिया। हुजूर, पहले इस कमबख्त का नाम पता कर लिया जाए। उसने सोए हुए आदमी को जगाया तो वह घर का कालू नौकर निकला। बादशाह को और गुस्सा आया। पहले उसने समझा कि बेगम इतनी नीच है जो एक गंदे फंदे नौकर के साथ रंग रलियां मना रही है। कालू को एक तरफ खड़ा करके समझदार नौकर ने उससे पूछा, ओ बदकिस्मत, अपनी जान के दुश्मन बने, तेरी क्या मजाल कि तू बेगम साहिबा के साथ पलंग पर लेटा। आगे से नौकर ने डरते कांपते सारी बात कह सुनाई। राजा की गलतफहमी दूर हुई तो बेगम से पूछा कि तू इसके साथ क्यों सोई थी। उसने बताया कि मैं तो यह समझकर लेट गई थी कि हुजूर ही इस बिस्तर पर लेटे हुए हैं, इसलिए बेआराम न करे, इस ख्याल से पूछताछ नहीं की। और पूछताछ की जरूरत तब होती जब कभी पहले कोई इस पलंग पर और सोया होता। धीरे धीरे बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया और इस तरह नौकर और बेगम दोनों की जान बच गई। समझदार वजीर की कथा सुनकर बादशाह ने कहा, यह ठीक सिद्ध हुआ कि सच और झूठ कई बार वह नहीं होते जो उन्हें माना जाता है। इनका निर्णय करते समय ही पता चलता है। पुराने समय की बात है कि एक राजा अपने अच्छे काम छोड़कर बुरे काम करने लगा। भांग और विलास में दिन रात मस्त रहने लगा और प्रजा की भलाई और राज्य प्रबंध की ओर ध्यान नहीं देता था। राजा की कमजोरियों को देखकर उसके अमीर वजीर भी मनमानी करने लगे। परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। जो किसी के जी में आता वह करता। मान मर्यादा की बात खत्म हो गई। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग घरों से बड़े डरते डरते बाहर जाते कि कहीं पीछे से कोई घर बार लूट न ले जाए। चोरों का तो डर होना ही था। राजा की सेना के सिपाही भी चोरी और डाके डालने लगे। एक रात राजा को सपना आया। कोई महान शक्तिशाली देवता उसकी छाती पर बैठा हुआ है और बार बार कह रहा है कि तू राजा होकर राजाओं वाला कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा और राज्य प्रबंध का खात्मा तो किया ही है, पर इसके बाद नरक में भी तुझे जाना पड़ेगा। राजा को इस अचानक लगे डर से कुछ होश आ गई। उसने लोगों के बीच जाकर असल बातों का पता लगाने के लिए भेष बदल लिया और अपने एक विश्वसनीय हाकिम को साथ लेकर इधर उधर जाकर सारे हालात देखने के लिए भ्रमण करना शुरू कर दिया। शहर से बाहर जब राजा खेतों की ओर जा रहा था तो उसे एक किसान नजर आया। वह हल चला रहा था। कमजोर बैल हल से टकराकर गिर पड़ा। जब वह बैल धरती पर गिरा तो किसान ने कहा, इस देश के राजा को कोई तलवार से काटकर मेरे बैल की तरह क्यों नहीं गिरा देता, ताकि पूरे देश की विपदा ही टल जाए। राजा ने अपने साथ जो हाकिम था उससे कहा कि तू पूछ कि राजा का इसमें क्या कसूर है। जब हाकिम ने जाकर झट से पूछा कि बैल तुम्हारा गिरा है और गालियां तुम राजा को दे रहे हो, इसमें राजा का क्या कसूर है? झट ने कहा, अगर राजा का नहीं तो और किसका कसूर है? जो वह अच्छी तरह से राज्य चलाने वाला होता तो मैं अपने घर बार की रक्षा से बेफिक्र होकर अच्छी तरह से खेती करता, बढ़िया अनाज होता और बैल भी भरपेट खाता। अब हमें तो अपने घर बार की चिंता लगी रहती है, कब कोई काम करे, कैसे अच्छी फसलें हों, कैसे बैल भरपेट खाएं। यह राजा का कसूर नहीं तो और किसका हुआ? अभी अभी मेरी बेटी मेरे लिए रोटी लाने आई थी,
वह मुझे रो रो कर बता रही थी कि रास्ते में एक बदमाश ने उससे रोटी छीन ली और बेइज्जती भी की। बता, ऐसे राजा को काटकर हड्डियों से क्यों नहीं लटकाया जाए, जिसके राज में बेटी बहन की इज्जत भी खतरे में है और मेहनत करने वाले किसान की रोटी भी खेतों तक नहीं पहुंच सकती। झट की बातें सुनकर राजा और हाकिम मुंह में उंगलियां डालकर आगे बढ़ गए। आगे चलते चलते एक गांव आ गया। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत एक पेड़ पर चढ़कर कुछ फूल पत्तियां तोड़ रही थी कि पेड़ से गिर पड़ी। छोटों से कराहते हुए राजा को गंदी गंदी गालियां देने लगी। ढह जाना, टूट जाना, मर क्यों नहीं जाता, अपने आप को राजा बना फिरता है। जो राज ठीक से नहीं चला सकता वह जहर खाकर ही मर जाए। कहते हैं लोग बहुत खराब हो गए हैं, कोई उठकर ऐसे राजा का गला क्यों नहीं काट देता। राजा ने उसके पास भी वही हाकिम भेजा। उसने जाकर कहा, माई, मारा खोटे ने, गुस्सा घुमियार पे। गिरी, तुम पेड़ से और गालियां राजा को दे रही हो, ये कैसा इंसाफ है। बूढ़ी ने कहा, अगर राजा को गालियां न दूं तो और किसे दूं। मैं इस धरती पर अकेली हूं, भूख के दुख से तंग आकर इस पेड़ पर चढ़कर कुछ खाने के लिए तोड़ रही थी और पेड़ से गिर पड़ी, जिससे चोटें आईं। अगर देश का राजा अच्छा होता, डाकुओं और लुटेरों का राज न होता, तो हमारे पिता दादा भी यहीं बसते थे। जिसका हाथ तंग होता वह दूसरों से उधार लेकर भी गुजारा कर लेते थे और बुजुर्गों के लिए आश्रम राज खुद ही बना देते थे। पता नहीं इस नालायक राजा का क्या नसीब है। इसके रहते तो मांगने पर भी चीजें नहीं मिलती। जब सबको अपनी अपनी चिंता है तो मेरे जैसी बूढ़ी की कौन रक्षा करेगा। राजा और उसका हाकिम सारी बातें सुनकर शर्म के मारे आगे बढ़ गए। शहर के एक कोने में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। चलते समय बूढ़े के पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से कराहते हुए बूढ़े का अंदरूनी दुख भी जाहिर होने लगा। वह बोला, मेरे पैर में कांटा चुभा है। मैं तो कहूंगा कि इसी तरह इस राज्य के किसी का शूल चुभो। राजा ने अपने साथी से कहा, इससे पूछो ये इतना दुखी क्यों है। जब उसने जाकर बूढ़े से पूछा, बाबा, कांटा तो तेरे नंगे पैर होने की वजह से रास्ते में चुभा है, इसमें राजा का क्या कसूर है, तू क्यों उसका कलेजा फाड़ने पर तुला हुआ है। सुनते ही जैसे जलती आग पर किसी ने तेल डाल दिया हो, बूढ़ा भड़क उठा। कलहीने दुश्मन, जैसे आया है चला जा मेरी आंखों से दूर। तुझे पता नहीं इस राजा के बुरे कर्मों का, ना राज्य के कामों का ध्यान, ना लोगों के सुख आराम का ध्यान। तुझे पता है रास्तों में कांटे क्यों बिखरे हुए हैं। सभी लोग अपने घरों के चारों ओर बाढ़ लगाकर जो छोटी मोटी टूटी फूटी और बेकार चीजें घरों में रह गई हैं, उन्हें कांटों से ढककर उस जंगल की ओर और कुछ दूसरे देश में ले जा रहे हैं। जिस दिन इस राजा का राज्य खत्म हुआ या यह मर गया और कोई अच्छा राजा बन गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो घरों को बाड़ों से ही सजाना पड़ेगा। जब ऐसी हालत हो तो मेरे जैसे बूढ़ों के कांटे न चुभें तो और क्या हो। बूढ़े का उत्तर सुनकर राजा और हाकिम शर्म से चलते बने। जाते जाते उनके रास्ते में एक तालाब आया। उस तालाब में एक बगुला मेंढक को खा रहा था। मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहा था और साथ ही राजा को गालियां दे रहा था। वह कह रहा था, हे भगवान, इस बुरे राजा की मौत कब होगी जिसके राज्य में मेरे जैसे जीवों की जान भी सुरक्षित नहीं है। राजा ने फिर पहले की तरह हाकिम को भेजा। उसने जाकर मेंढक से पूछा, इसमें राजा का क्या कसूर है। मेंढक ने कहा, भाई, तू क्यों दुखियों को और दुखी करने पर तुला है। मैं तो कहूंगा जिस तरह यह बगुला मुझे जीते जी नोच नोच कर खा रहा है, वैसे ही कोई चीज राजा को खाए, तब उसे पता चले कि जान कितनी प्यारी होती है। अगर इसमें राजा का कसूर नहीं है तो और किसका है। यदि वह अच्छी तरह से राज्य प्रबंधन चलाता तो हर जगह खुशहाली होती, ढेर सारे पशु होते, कई जन्म लेते, कई मरते, गिद्धों को मौज लगी रहती। अब जब देश में गरीबी फैली हुई है, न कोई जानवर जन्म लेता है, न कोई पालता है। जो पहले थे वे तो मर गए हैं, या तो मरने वाले हैं, या फिर उन पर मांस नहीं बचा है। इसी कारण ये गिद्ध मेरे जैसे मेंढकों को न खाएं तो और क्या करें। तो इसमें यदि राजा का कसूर नहीं है तो और किसका है। राजा और उसका विश्वास पात्र हाकिम दोनों अपने एक दिन के दौरे में अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं को देखकर बहुत डर गए।
राजा के मन में ऐसी कड़ी चुभन हुई कि उसने तुरंत दरबार खास और दरबार आम बुला लिया और सारी बात सभी लोगों के सामने प्रकट करके अपनी लापरवाही पर गहरा पश्चाताप किया और आगे से दिन रात एक करके राज्य के कार्यों को ठीक से चलाने का प्रण लिया। जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा को राज्य के सुधार में लगा हुआ देखकर सभी राज्य अधिकारी अपने अपने कामों में पूरी तल्लीनता से जुट गए और जो ढीले थे उन्हें निकाल दिया गया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में इतनी संपत्ति और धन हो गया कि सारी प्रजा सुखी रहने लगी। एक बार 4 दिशाओं के 4 राजा इकट्ठे हुए और वे खुशी खुशी सैर पर निकल गए। जब वे बहुत दूर चले गए तो उन्होंने अपने तंबू लगा लिए और खाना खाने लगे। खाना खाते समय उन्हें बहुत स्वाद आया तो एक राजा ने कहा, इकट्ठा होने में बड़ा मजा आता है, अब अगली बार कब इकट्ठे होंगे? दूसरे राजा ने कहा, हम 4 दिशाओं के राजा हैं, एक दक्षिण का, एक उत्तर का, एक पूर्व का और एक पश्चिम का। अगर हम आपस में रिश्ते नाते कर लें तो हम अक्सर इकट्ठा हो सकते हैं। सलाह करते हुए उन्होंने कहा, अगर उत्तर और दक्षिण के राजाओं की 2 लड़कियां हों और पूर्व और पश्चिम के राजाओं के लड़के हों तो उनका आपस में विवाह कर दिया जाए। अगर उत्तर और दक्षिण के लड़के हों और पूर्व पश्चिम के राजाओं की लड़कियां हों तो भी आपस में विवाह हो जाए। इस तरह रिश्ता बढ़ाना चाहिए। यह बात मान ली गई और सभी राजा खुशी खुशी अपनी अपनी दिशा के राज्य की ओर लौट गए। दिन बीतते गए और उत्तर, दक्षिण और पूर्व के राजाओं के घर लड़के हुए, पर पश्चिम के राजा के घर एक लड़की पैदा हुई। पश्चिम के राजा को इस बात की बहुत चिंता होने लगी। समय के साथ वह लड़की जवान हो गई। पश्चिम के राजा को बहुत चिंता होने लगी कि लड़की तो एक है, सभी के साथ रिश्ता कैसे जोड़ा जाए। एक दिन राजा इसी तरह चिंतित बैठा था कि उसकी बेटी ने पिता से पूछा कि आप क्यों निराश बैठे हैं। पिता ने कहा, यह प्रश्न बहुत कठिन है, तुमसे इसका हल नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, आप मुझे प्रश्न तो बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं और हल करने की कोशिश करूं। लेकिन राजा ने नहीं बताया। उसे यह चिंता थी कि लड़की तो छोटी है, अगर प्रश्न बताया तो इससे हल नहीं निकलेगा और यह भी इस हल को ढूंढने में सुस्त हो जाएगी। लेकिन जब लड़की ने बहुत जोर दिया तो राजा ने कहा, हम एक दिन 4 दिशाओं के राजा इकट्ठे हुए थे और आपस में रिश्ते नाते करने का वचन किया था। वहां यह कहा गया था कि यदि उत्तर और दक्षिण के राजाओं के घर बेटियां हों और पूर्व और पश्चिम के राजाओं के घर बेटे हों तो उनका विवाह कर दिया जाए, और यदि पूर्व और पश्चिम के राजाओं के घर बेटियां हों और उत्तर और दक्षिण के राजाओं के घर बेटे हों तो भी विवाह कर दिया जाए। पर अब उत्तर, दक्षिण और पूर्व के राजाओं के बेटे हुए हैं, लेकिन मेरे घर एक बेटी हुई है। अब मैं सोचता हूं उन तीनों के घर एक बेटी का डोला कैसे तोड़ा जाए। राजा की पुत्री ने कहा, पिताजी, दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही यह फैसला कर दूंगी। पिता मान गया। पुत्री ने कहा, पिताजी, आप तीनों राजाओं के बेटों को यहां बुला लीजिए। राजा हैरान तो हुआ, पर उसने अपनी पुत्री के कहने पर उन तीनों को अपने महल में बुला लिया। जब तीनों दिशाओं के राजाओं के तीनों पुत्र महल में आ गए तो पुत्री ने पिता से कहा कि अब इन तीनों की परीक्षा लो। वह इस प्रकार कि इन्हें बराबर पैसे दे दो और चीजें लाने के लिए कहो। राजा ने वैसे ही किया। सबको बराबर की मुद्राएं दे दीं। वे बहुत दूर किसी दूसरे शहर में गए। वहां जाकर तीनों ने शहर से चीजें खरीदी। उत्तर वाले ने एक शीशा खरीदा, दक्षिण वाले ने एक उड़ने वाला खटोला खरीदा और पूर्व वाले ने एक गोला खरीदा। तीनों फिर इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, इनमें क्या गुण है? उत्तर वाले ने कहा, मेरा शीशा बताता है कि वह लड़की 7 दिनों के भीतर मर जाएगी। दक्षिण वाले ने कहा, मैं तुम्हें उड़ने वाले खटोले पर बैठाकर जल्दी ही वापस ले आऊंगा। पूर्व वाले ने कहा, मैं अगर मरे हुए पर गोला डालूं तो वह जीवित हो जाएगा। वे तीनों ही इकट्ठे होकर उड़ने वाले खटोले पर बैठ गए और खटोला उन्हें उड़ाकर पश्चिम के राजा के महल में ले गया। जब महल में गए तो देखा कि राजकुमारी मरी पड़ी थी। अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। वे तीनों अनुमति लेकर अंदर चले गए। सभी लोग दुखी थे, पर जब पूर्व वाले राजकुमार ने अपना मूल्यवान गोला राजकुमारी पर डाला तो राजकुमारी भगवान का नाम लेते हुए उठ गई। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि इसी राजकुमार से राजकुमारी की शादी कर देनी चाहिए।
राजा सोच में पड़ गया, लेकिन राजकुमारी ने कहा, अभी एक और परीक्षा की जरूरत है। अगले दिन सुबह ही रोटियां बनाने के लिए राजकुमारी खुद रसोई में गई। उसने कहा कि आज मैं खुद इन तीनों राजकुमारों को रोटियां खिलाऊंगी। राजकुमारी ने बहुत ही पतले कपड़े पहन लिए, जिनसे उसका पूरा शरीर नजर आ रहा था। उसने पहले उत्तर वाले राजकुमार को बुलाया। वह आया। राजकुमारी ने उसे बड़े प्रेम से रोटियां खिलाईं। उसने चुपचाप रोटियां खाईं और बार बार उसके शरीर की ओर देखता रहा। फिर रोटियां खाकर वापस चला गया। फिर दक्षिण वाले राजकुमार को बुलाया गया। वह भी इसी तरह चुपचाप आया, रोटियां खाईं और खाते खाते कभी कभी उसके पतले कपड़ों में से दिख रहे शरीर को देख लेता। रोटियां खाकर वह भी चला गया। अब पूर्व वाले राजकुमार की बारी आई। जब उसने रोटियां खाने के लिए कमरे की दहलीजें पार कीं, तो राजकुमारी को देखकर पीछे मुड़ गया और राजा के पास जाकर कहा कि उसे कहो पहले वह मोटे कपड़े पहने, नहीं तो मैं रोटियां नहीं खाऊंगा। जब राजकुमारी को इस बात का पता चला, तो उसने मोटे कपड़े पहने और राजा से कहा कि पहले दो लड़के अच्छे नहीं हैं। यह पूर्व वाले राजा का लड़का बहुत ही समझदार है, मेरी शादी इससे कर दी जाए। राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमारी की शादी पूर्व वाले राजा के लड़के से होगी। अगले दिन ही उसकी शादी राजकुमारी से कर दी गई और पूर्व और पश्चिम के राजाओं की गहरी दोस्ती हो गई।